बीए पार्ट 3 में हिस्ट्री पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ 5वें अध्याय के अगले सीरीज में, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसे मैं छोटे छोटे प्रश्न के आधार पर कम कम समय का वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ ताकि आप सुविधापूर्वक इसको आसानी से देख सकें, आपको ज़्यादा लंबा और बोझिल नहीं हो, क्योंकि इतिहास से बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। और इसमें जो कहानियाँ होती है, कहानियों को थोड़ा सा अगर बेहतर ढंग से सुनेंगे, अगर कहानी की तरह सुनेंगे तो निश्चित है कि यह इतिहास याद नहीं होगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक रूपरेखा तैयार हो जाएगा। और इस रूपरेखा को तैयार करने के लिए जैसे हम देखेंगे अलीनगर की संधि और संधि की कुछ शर्तें हैं। इस संधि के शर्तों में यह हम समझेंगे कि अलीनगर, जैसे अलीनगर जो जगह है, अलीनगर का जगह जैसे हम समझते हैं कि अलीनगर का जो जगह है या आपका क्या है कि कलकत्ता का एक नाम है अलीनगर। आप पहले से इस बात को भली भांति जानते भी हों या नहीं जानते हो, लेकिन आप जानेंगे कि कलकत्ता विजय जब हुआ तो कलकत्ता विजय के बाद सिराजदौला ने क्या किया कि कलकत्ता का नाम अलीनगर में बदल दिया। और कलकत्ता पहले इसका नाम था, उसके बाद इसने अलीनगर में इसका नाम बदल दिया। और उसका प्रबंध जो था यहाँ वहाँ के राजा जो थे मानिक चंद के हाथों में सौंप देने का काम किया। इसके साथ यहाँ सिराजदौला ने क्या किया कि हुगली के राय दरबार, जो भी राय दरबार यानी कि राय दरबारी थे, ऐसे राय दरबार किया जहां फ्रांसीसी और डच कंपनियां थी। ऐसे फ्रांसीसी और डच कंपनियों को सिराजदौला ने क्या किया कि पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दिया व्यापार करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को इन्होंने क्या किया था कि यहाँ कलकत्ता में लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों को खदेड़ देने का काम किए थे। और इस तरह से जैसे यहाँ डच के साथ यहाँ फ्रांसीसी कंपनी थी, उसको बिल्कुल व्यापार करने की स्वतंत्रता बहुत बेहतर ढंग से इन्होंने दे रखा था। और इस तरह जैसे फ्रांसीसी और डच की तरह अंग्रेज जो थे, अंग्रेज व्यापारियों से भी सिराजदौला वैसे ही सलूक करने लगा था या सलूक का आशा रखता था, क्योंकि सिराजदौला जो था 11 जुलाई 1756 ईस्वी की स्थिति को समझेंगे कि वहाँ मुर्शिदाबाद जब वापस लौटा तो इससे वापस लौटने के पहले ही जैसे यहाँ फ्रांसीसियों ने क्या किया सिराजदौला के लिए कि उसने 3.5 लाख और डच जो थे 4.5 लाख रुपये उपहार स्वरूप सिराजदौला को अपने माध्यम से दिया गया, यानी कि डचों के द्वारा और यहाँ फ्रांसीसियों के द्वारा। तो इस तरह याद रखेंगे कि 3.5 लाख फ्रांसीसियों के द्वारा और 4.5 लाख डचों के द्वारा दिया गया। जब वो वापस लौट गया तो प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना तो यहाँ सिराजदौला का हो चुका था। और जैसे प्रारंभिक कठिनाइयों में जैसे दिल्ली आप देखेंगे कि ऐसे सामना पाकर सिराजदौला जो था बिल्कुल अपने आप को मजबूत अवस्था में कर लिया था, और इतना मजबूत कर लिया था, लेकिन यह कहा जा सकता है कि होनी को कौन टाल सकता है, अर्थात यह शांति बहुत दिनों तक नहीं कायम रह सकी, क्योंकि यह भारत की मिट्टी की बनावट है इस तरह की कि यहाँ अगर ईमानदार व्यक्ति काम करते हैं तो यहाँ बेईमानों की भी कमी नहीं होती है। तो यह इस तरह की बातें हैं। तो यह शुरू के इतिहास लेके बीच के इतिहास तक आप मध्यकाल के इतिहास को पढ़ेंगे, आधुनिक समय के इतिहासों को भी समझेंगे, सभी में आपको ऐसे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे व्यक्तित्व देखने के लिए मिलेगा। तो अंग्रेज जैसे थे, जब भाग के फुल्टा चले गए थे, तो फुल्टा जब गए हुए थे हारने के बाद, तो वहां जाने के बाद उन्होंने जब अपनी सूचना मद्रास में अंग्रेजी जो कंपनी थी, वो अंग्रेजी कंपनियों को जो फुल्टा की सूचना उन लोगों ने दिया, तो यहाँ कोठी में एक तरह की मद्रास की कोठी थी, अंग्रेजों की कोठी, उसमें एक तरह की बहुत बड़ी खलबली मच गई, बहुत बड़ा हाहाकार मचने लगा। और मद्रास से यहाँ कलकत्ता की जो अंग्रेजी सेना थी सहायता मांगने के लिए अनुरोध किया। और मद्रास से कहा जाता है कि 800 जो थे यूरोपीय सैनिक और 1300 जो थे भारतीय सैनिक को भेजा गया, यानी कि 800 यूरोपीय सैनिक और 1300 कौन थे, तो भारतीय सैनिक थे। देख रहे हैं यहाँ भारतीय सैनिक जो है अंग्रेजों का कितना सहयोग कर रहे हैं, संख्या बल में भी बहुत ज्यादा संख्या में है। और यहाँ यूरोपीय सैनिक मात्र 800 है और 1300 भारतीय सैनिक ही हैं। वहां से मद्रास से रवाना किए गए। जैसे ही जल सेना उस समय जो था, जल सेना का नेतृत्व करने वाला जो था यहाँ एडमिरल वाटसन हुआ करता था। एडमिरल वाटसन जो था यह जल सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एडमिरल वाटसन जल सेना का नेतृत्व कर रहा था, और कर्नल क्लाइव जो था यहाँ थल सेना का नेतृत्व कर रहा था। कर्नल क्लाइव या थल सेना का नेतृत्व कर रहा था।
तो ये दोनों नेतृत्वकर्ता जो थे बहुत ही शुद्ध बुद्धि वाले थे और अंग्रेज अच्छी तरह यह जान चुके थे कि सिराजुद्दौला को पराजित करना यानी कि छोटी सी संख्या अर्थात ये 1300 और 800 यानी कि 1100 2100 की सेनाओं के साथ यह सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़ना, युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए उसने क्या किया, अंग्रेजों ने सोचा यहाँ और कूटनीति का प्रयोग शुरू कर दिया और यहाँ कूटनीति के माध्यम से, जो छोटी सेना के माध्यम से वो अपने आप को समझ रहे थे कि यह युद्ध लड़कर और जीत जाना संभव नहीं है, इसलिए मद्रास काउंसिल के सदस्यों द्वारा यह बिल्कुल स्पष्ट एक आदेश दिया गया कि नवाब के जो दरबारी है उसको पहले फोड़ने का काम किया जाए कि दरबारी जब फूट जाएंगे, दरबारियों में एक तरह की फूट पड़ जाएगी तो निश्चित रूप से हम उसमें कूटनीति के माध्यम से सेंध मार सकते हैं। तो दरबारियों को फोड़ने का काम यहाँ सोचा गया। किसी दूसरे को नवाब बनाने का प्रलोभन देकर अगर कोई दूसरा नवाब बनने का प्रलोभन में आ जाएगा तो यहाँ क्या करेगा कि दरबारियों के बीच में, दरबारियों में जब फूट पड़ेगी, दूसरा नवाब बनने के प्रलोभन में आएगा तो यहाँ जो नवाब है, नवाब की शक्ति स्वतः ही कमजोर हो जाएगी और इसी को अपदस्थ करने की उन लोगों ने कोशिश किया। तो इस तरह देख रहे हैं कि अंग्रेज जो थे यहाँ मस्तिष्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो फुल्टा के जो भी अंग्रेज थे, फुल्टा में भागे हुए कलकत्ता के अंग्रेज थे, तो जान बचा जब उनकी, एक तरह से कहा जा सकता है कि अंग्रेजों की जान में जान इस तरह से जब आई, जैसे मद्रास की सेना वहां पहुंच गई तो वाटसन और क्लाइव के कलकत्ता के जो राजा थे जिनका नाम मानिक चंद, जिसका जिक्र अभी इसके पहले वाले सीरीज में हमने किया था कि मानिक चंद को लालच दे दिया गया और लालच यह दे दिया गया कि उन्हें बड़े साम्राज्य का जो स्थापित किया जाएगा उसका उन्हें नवाब बनाया जाएगा। तो यह लालच देकर क्या किया गया कि मानिक चंद को अपने पक्ष में मिला लिया गया और मानिक चंद को जब अपने पक्ष में मिलाया गया तो 29 दिसंबर 1756 ईस्वी को यहाँ अंग्रेजी सेना जो थी बजबज में पहुंच गई, यानी कलकत्ता का जो जगह बजबज है वहां बजबज पहुंची और बजबज पहुंचने के बाद बजबज का जो राजा था मानिक चंद, उस मानिक चंद के अधीन एक शक्तिशाली, एक तरह से कहा जा सकता है कि उसके पास एक शक्तिशाली दुर्ग के रूप में था, लेकिन मानिक चंद दिखावे के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा। ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ा, लेकिन लड़ाई लड़ा। वो अभी कैसे लड़ा, तो दिखावे के लिए, दिखावे मात्र के लिए। और मात्र 263 अंग्रेज ही वहां पे क्या किए, क्लाइव के नेतृत्व में बजबज पर अपना अधिकार कर लिए। मानिक चंद के पास एक शक्तिशाली दुर्ग होने के बावजूद भी आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि 263 अंग्रेज मानिक चंद के इस शक्तिशाली दुर्ग पे हमला करके और क्या करते हैं कि अपने पक्ष में मिला लेते हैं या उस पर अधिकार जमा लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल मिली भगत की बात आती है। तो इस तरह से यहाँ मानिक चंद अंग्रेजों से मिल चुका है और 263 यहाँ सैनिक क्या करते हैं कि मानिक चंद को पराजित कर देते हैं और बजबज को अंग्रेजों का अधीन सौंप देते हैं। और बजबज के बाद जो है अंग्रेजों ने बिना किसी विरोध के ही यहाँ 2 जनवरी 1757 को वे कलकत्ता पर अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं। और कलकत्ता पे जब अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तो मानिक चंद विरोध करने के बदले वो क्या करते हैं कि इसका विरोध तो होना चाहिए, लेकिन वो विरोध नहीं करते हैं। विरोध करने के बदले वे हुगली चले जाते हैं और हुगली जब चले जाते हैं तो क्या होता है, हुगली जाने के बाद वह सिराजुद्दौला के पास अपना सूचना भिजवाते हैं कि मैं युद्ध में हार गया। और युद्ध में हारने की सूचना जब भिजवाते हैं तो कलकत्ता के बाद आप देखेंगे, यहाँ कलकत्ता के बाद जो होता है कि एक तरह से तनाह का किला होता है, उस तनाह के किला की सुविधा से क्या करते हैं अंग्रेज, बिल्कुल सुविधा पूर्वक, किसी तरह का लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ा है, तनाह के किला पर भी अपने अधिकार जमा लेते हैं अंग्रेज। और जब तनाह के किला पर अधिकार जमा लेते हैं तो 3 जनवरी की घटना है कि 3 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता का किला जो डैक के साथ देखेंगे कि उसकी जो काउंसिल है उसको सुपुर्द कर देने का वो लोग काम करते हैं। और अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध में फिर से यहाँ युद्ध करने की घोषणा कर देते हैं। और नवाब के विरुद्ध में जब युद्ध करने की घोषणा करते हैं तो उस समय सैनिक व्यय और क्षतिपूर्ति की वे नवाब से मांग करते हैं कि जो सैनिक व्यय हुआ है और यहाँ जो क्षतिपूर्ति हुआ है ये नवाब उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा करें। शुरुआती अभियान में ऐसे देखा जाता है कि इस शुरुआती अभियान में सफलता पाने से अंग्रेजों का हौसला बहुत तेजी से बढ़ जाता है और जब वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं और प्रोत्साहित होने के बाद 11 जनवरी 1757 ईस्वी को वे लोग हुगली पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। जैसे ही हुगली पर अधिकार होता है तो हुगली का किला जो होता है आरक्षित रूप से जाना जाता था। वहां अनाज के बहुत बड़े बड़े भंडारण के रूप में गोदाम रखे गए थे और अंग्रेजों ने वहां 6 दिनों तक क्या किया कि हुगली और आस पड़ोस के जो क्षेत्र थे उसको खूब जबरदस्त ढंग से लूटने और खसोटने का काम किया और वहां बहुत लोगों को मौत के घाट उतार देने का भी यहाँ अंग्रेजों ने काम किया। इस तरह से क्लाइव युद्ध के साथ साथ क्या करते हैं कि नवाब के जो दरबारी होते हैं उसे गुप्त पत्राचार के माध्यम से गुप्त पत्राचार भी कर रहा होता है। और संभवतः यह कहा जा सकता है कि सिराजुद्दौला जो है
के जो दरबारी है, साथ साथ में जो जितने दरबारी हैं, साथ साथ वे पत्र व्यवहार की भनक उन्हें मिल गई और इस तरह से उन्हें मुर्शिदाबाद के जो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता के लिए एक तरह से वो प्रयत्न किए हुए हैं। हुगली में ठहरकर उसने वाटसन को एक पत्र लिखने का काम करते हैं कि जिन्हें अंग्रेज व्यापारी को पहले जैसी सुविधा देने की बात स्वीकार कर ली गई है। अब मजबूरी है उनकी, वे समझ रहे हैं कि यहाँ युद्ध लड़ने का मतलब कि हारना है। तो अंग्रेज सिराजदौला के संधि के लिए एक तरह से उत्सुक पाकर उसे कलकत्ता बुलाकर क्या करते हैं कि कलकत्ता बुलाने के बाद छल से पराजित करने का षड्यंत्र वो पहले से ही रच चुके होते हैं। वे चाह रहे हैं कि कलकत्ता बुला लें, षड्यंत्र के माध्यम से उन्हें पराजित कर दिया जाए। सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच में संधि वार्ता के लिए वहां जो संधि वार्ता चल रहा होता है, उसी दौरान संधि का जो क्रम चल रहा है, यहाँ अंग्रेज के बीच में, सिराजदौला के बीच में जब बातें चल रही है, वे लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसी दौरान चुपके चुपके क्या होता है कि अंग्रेजों ने उनकी सेना पर आक्रमण कर देते हैं। जो सेना साथ में गई होती है उस सेना पर आक्रमण कर देते हैं। सिराजदौला को के प्राय सभी जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, अधिकारियों को अंग्रेज अपने तरफ पहले से ही मिला चुके होते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ सिराजदौला को कमजोर होना निश्चित है। तो जब अपने तरफ यहाँ मिला चुके होते हैं तो इस स्थिति में विश्वासघात हम कह सकते हैं इसको, या बिल्कुल विश्वासघात था सिराजदौला के साथ, क्योंकि अधिकारी पहले से मिले हुए हैं। वहां जो संधि के शर्तों को समझने के लिए, संधि पे विचार रखने के लिए, संधि को करने के लिए बुलाया गया है और चुपके चुपके सेनाओं पे हमला कर देना, ये एक तरह का बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। और वातावरण, इसी वातावरण में क्या होते हैं कि सिराजदौला की सेना जो होती है युद्ध में भी अंग्रेजों के, यानी कि लगभग कहा जा सकता है कि लगभग 200 अंग्रेजी सेनाओं को सिराजदौला की सेना ने भी हत्या कर दिया, अर्थात मौत के घाट उतार देने में वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि युद्ध लड़ने की कला में किसी न किसी को तो मरना ही है। तो सिराजदौला के जो मंत्री होते हैं, मंत्री को अंग्रेज पहले से ही बहुत बड़ी लालच दे रखे हैं, और लालच के रूप में क्या दिए हैं कि हर किसी को, यानी कि उसके दरबार में रहने वाले जो लोग हैं, हर किसी को कुछ न कुछ अंग्रेज जो है अलग अलग ढंग के लालच दे रखे हैं। ऐसे स्थिति में जो उनके सेनापति होते हैं, सिराजदौला के सेनापति जिनका नाम मीर जाफर हुआ करता है, यानी कि सिराजदौला का सेनापति कौन है तो मीर जाफर हुआ करता है। तो मीर जाफर को भी पहले से बहुत बड़ा प्रलोभन दिया जा चुका था कि यह प्रलोभन था मीर जाफर के लिए कि जैसे व्यक्ति के, मीर जाफर के जैसे व्यक्ति के सलाह पर जैसे नवाब को अंग्रेजों के साथ संधि करने की बात कही गई थी और मीर जाफर को वहां का नवाब बनाने की बात की गई थी कि जब सिराजदौला को मार दिया जाएगा तो मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया जाएगा। तो इसीलिए मीर जाफर जो होते हैं यह बात भली भांति जानते हैं कि यहाँ सिराजदौला के साथ धोखाधड़ी होने वाला है, और इसलिए वे कहते हैं कि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि के लिए उन्हें तैयार कर देते हैं सिराजदौला को, तो जिसे हम अलीनगर की संधि कहते हैं। यानी कि अलीनगर की संधि 9 जनवरी 1757 ईस्वी को होता है। 9 जनवरी 1757 ईस्वी का जो संधि होता है अलीनगर की संधि, इसे हम कहते हैं, अलीनगर के नाम से जानते हैं। इसे हम कलकत्ता की संधि भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर रखा गया, इसलिए इसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार इसके कई शर्त रखे गए हैं जो सिराजदौला के लिए एक तरह का कहा जा सकता है कि वहां सिराजदौला को काफी कमजोर कर देने की स्थिति में यह संधि बनाया गया है। जैसे इसमें सबसे पहले शर्त में रखा गया कि मुगल सम्राट जो है, मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को दी गई जो सारी सुविधाएं हैं, वैसे सारी सुविधाओं को सिराजदौला फिर से स्वीकार कर ले। जितनी सुविधाएं पहले दी गई थी और सारी सुविधाओं को सिराजदौला क्या करे, स्वीकार कर ले। दूसरा शर्त यहाँ रखा गया कि अंग्रेजों के दस्तक है, तो उस दस्तक में से जो सामान आएगा उस पर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा के सीमाओं में, इसके सीमा के अंदर में किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। इस तरह की संधि में रखा गया और इसे भी स्वीकार सिराजदौला को करना पड़ा। तीसरा शर्त यह रखा गया कि कंपनी या अगर उसके कोई कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों की ये सभी जो वस्तुएं हैं वे लौटा दी जाएगी जिन्हें नवाब ने पहले से जब्त कर रखा है, और जो कंपनी की या कंपनी को जो भी क्षति उठानी पड़ी थी नवाब उसकी स्वयं पूर्ति करेगा, कि जितना कंपनी को क्षति हुआ था इसकी पूर्ति स्वयं नवाब करेगा। है कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि अंग्रेजों को इच्छा के अनुसार जो कलकत्ता में किलाबंदी किया गया था, तो उस कलकत्ता में किलाबंदी को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था सिराजदौला के द्वारा, और जिस किलाबंदी को रोकने का प्रयास किया गया था और उसी के लिए वहां कलकत्ता में जो युद्ध हुआ था, तो उस किलाबंदी को करने की जो आज्ञा है वो पहले से मिले, यानी आज्ञा में किसी तरह का रुकावट नहीं हो, किलाबंदी करने का अंग्रेजों को छूट दिया जाए। फिर यहाँ पांचवी जो शर्त है, पांचवी शर्त में अंग्रेजों को यह स्पष्ट रूप से अधिकार दे दिया गया कि वो सिक्का स्वयं बना सकते हैं, तो सिक्का बनाने का अधिकार भी अंग्रेजों को दे दिया गया।
यहाँ छठे शर्त के रूप में देखा गया कि छठे शर्त के रूप में नवाब और उसके जो मुख्य अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी संधि के शर्तों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे ताकि वह संधि और मजबूत होगा कि अधिकारी भी बात को अस्वीकार नहीं करे और नवाब भी कभी अस्वीकार नहीं करे। फिर यहाँ सातवें शर्त के रूप में देखा गया कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों की ओर से वाइस एडमिरल जो थे, इन्होंने इस बात को बिल्कुल स्वीकार किया कि, और वाइस एडमिरल और यहाँ कर्नल जो क्लाइव थे, इन लोगों ने इस संधि में बिल्कुल संधि के अनुसार वादा कर दिया कि यदि नवाब के तरफ से किसी भी प्रकार का संधि की अवहेलना नहीं की जाएगी तो अंग्रेजों के द्वारा कभी संधि की अवहेलना नहीं की जाएगी। जब नवाब संधि की अवहेलना करेंगे तो अंग्रेज भी इसकी अवहेलना करेंगे। तो इस संधि की शर्तों को ऐसे रखा गया और इस तरह से यहाँ कहा जाता है कि अलीनगर की संधि जो था, यह संधि का मुख्य उद्देश्य था नवाब और कंपनी के बीच में एक तरह का सद्भावना स्थापित कर लेना, और सद्भावना इस प्रकार का स्थापित करना कि अंग्रेजों के जो तत्कालिक यहाँ उपचार थे, उपचार के रूप में अगर कहा जाए कि नवाब के साथ अलीनगर की यहाँ संधि करने की शर्त रखी गई कि ये तत्कालिक उपचार हो जाए, अंग्रेज यहाँ पे सुदृढ़ हो जाए, और जब अंग्रेज सुदृढ़ हो जाएंगे तो दोनों पक्षों को वस्तु स्थिति को देखते हुए यहाँ जैसे स्थिति होगा संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ सिरोदौला भी समझ रहे थे कि नहीं स्वीकार करेंगे तो यहाँ नुकसान उठाना पड़ेगा। अंग्रेज भी समझ रहे थे कि नुकसान हो या न हो, क्योंकि वह प्रलोभन जो दिए हुए थे तो तुरंत वो प्रलोभन को पूरा करना होता। तो इस तरह से इन दोनों को लगा कि संधि को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कहा जाए कि कोई भी पक्ष संधि के शर्त था इसका पालन करने के लिए मन से तैयार नहीं था, या सिर्फ एक दिखावे के लिए संधि था, या संधि को मानने के लिए कोई पक्ष तैयार नहीं था, न तो सिराजदौला तैयार थे और न अंग्रेज तैयार थे। दोनों मन ही मन संधि के शर्तों की अवहेलना करने की सोच में पहले से ही बने हुए थे, और अंग्रेजों को यह बिल्कुल भय बना हुआ था कि नवाब जो है, नवाब और फ्रांसीसी यहाँ एक साथ अगर एकमत हो जाते हैं तो बंगाल से फिर से वो निष्कासित करने में सफल हो सकते हैं। यह अंग्रेजों को भय बना हुआ था कि फ्रांसीसियों से मिलने के बाद ऐसी स्थिति आ सकता है। लेकिन इस समय यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, इस सप्तवर्षीय युद्ध के सूचना भी अंग्रेजों को पहले से ही प्राप्त हो चुका था। यह जान चुके थे अंग्रेज की सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है, जिसमें फ्रांसीसी जो है उनकी शक्ति जो है इस समय बिल्कुल क्षीण बन हो चुकी है, अर्थात फ्रांस से उन्हें फ्रांसीसियों को कोई सहयोग मिलने की उम्मीद नहीं हो सकता है। तो इस तरह से स्वाभाविक रूप से कहा जाए कि नवाब और फ्रांसीसियों के जो यहाँ सहमति था, यह दोनों ही सहमत हो जाना अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा के रूप में समझा जा सकता था, क्योंकि जब दोनों सहमत हो जाते एक साथ तो खतरा हो सकता था। दूसरी बात यह भी कही जा सकती थी कि दूसरे बातों में हम यह समझ सकते हैं कि एडमिरल वाटसन और कलकत्ता के जो काउंसिल है, इस काउंसिल के से क्लाइव का संबंध बहुत अच्छा पहले से ही नहीं था। पहले से ही संबंध जो था बहुत ही रुखरा, यानी वह संबंध जो था बहुत ही कटुआ संबंध कहा जा सकता है कि कड़ा संबंध दोनों के अंदर में था। और इस तरह से वाटसन जो थे, वाटसन क्लाइव के असमित अधिकारी थे, वह पहले से ही असंतुष्ट स्थिति में बने हुए थे, और ऐसे असंतुष्ट स्थिति में बने थे कि अलीगढ़ की जो संधि हुआ था, अलीनगर की संधि, तो अलीनगर की संधि में क्लाइव का यहाँ जो अलीनगर की संधि हुआ था, इस संधि में कहा जा सकता है कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा इसमें बढ़ गई और यहाँ सिराजदौला की प्रतिष्ठा क्या हुई कि घट गई। और जैसे ही अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ी तो सुविधाजनक वे और ज्यादा अच्छी स्थिति में आ गए, और लाभदायक समझकर ही अंग्रेजों ने नवाब के जो संधि था, इस संधि के लिए अगर कहा जाए कि नवाब के साथ संधि कर लिया ताकि अपनी स्थिति को और धीरे धीरे सुदृढ़ कर सके, और जब सुदृढ़ हो जाएंगे तो इस तरह से वे सुदृढ़ बनाने के लिए इससे अच्छा दूसरा उन्होंने कोई अवसर नहीं समझ पाया। फिर यहाँ दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि सिराजदौला थे तो विवश होकर संधि को किए थे, क्योंकि उनके अंदर एक तरह की व्यवस्था थी, और ऐसे व्यवस्था थी कि अगर अहमद शाह अब्दाली के हाथों मुगल सम्राट पराजित हो चुका था, और ऐसे स्थितियों में कहा जाता है कि विशेष सिराजदौला जो थे आत्मरक्षार्थ के रूप में, यानी कि अपने आप को, अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को बचाने के रूप में अलीनगर की संधि से सहमत हो पाए थे। अगर वे सहमत नहीं होते तो शायद साम्राज्य उस समय सिराजदौला का समाप्त भी हो सकता था। इसलिए दोनों पक्ष जो थे संधि के लिए उपेक्षा नहीं कर पाए, बल्कि दोनों ने इस शर्त को मानने के लिए तैयार हुए। और ऐसी अवस्था में युद्ध की जो स्थिति थी यहाँ एक तरह की संभावित अधिक कही जा सकती है, और अंग्रेज जो थे यहाँ कूटनीति के माध्यम से सैनिक शक्ति के बल पर अपना प्रभाव स्थापित करने के होड़ में लगे हुए थे। तो आज का सीरीज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम अगले सीरीज में इसी पार्ट में हम मिलते हैं। तब तक आप सभी को एक बार पुनः